गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज जो हम देख रहे हैं वो देख रहे हैं बीएससी फाइनल ईयर, जिसका पेपर है, हमारा जो पेपर है आज का वो है जूलॉजी पेपर सेकेंड, जिसका नाम है एनिमल इकोलॉजी एंड बायोस्टैटिक्स। ठीक है, तो हमें एनिमल इकोलॉजी में हम जो बात कर रहे हैं यूनिट फर्स्ट की, तो उसमें आज का जो हमारा एजेंडा है वो है पॉपुलेशन इकोलॉजी। आइए हम देखें एक बार। आज जो हमें देखना है यूनिट फर्स्ट में हमारा जो एजेंडा, मेन एजेंडा है वो है हमारा पॉपुलेशन इकोलॉजी, और पॉपुलेशन इकोलॉजी के अंतर्गत हमें देखना है पॉपुलेशन डेंसिटी। पॉपुलेशन डेंसिटी को प्रभावित करने वाले जो कारक थे, किसके? पॉपुलेशन डेंसिटी के जो फैक्टर अफेक्टिंग थे उसके बारे में। और आज का जो हमारा मेन है वो है गेशन। ठीक है, पॉपुलेशन प्रोपोगेशन। तो आज जो हमें देखना है प्रोपोगेशन, मतलब सबसे पहले हमने क्या देखा? समष्टि पारिस्थितिकी, समष्टि पारिस्थितिकी के अंतर्गत हमने क्या देखा? समष्टि घनत्व, समष्टि घनत्व के अंतर्गत प्रभावित करने वाले कारक, और इन कारक में एक नया कारक, जैसे इससे पहले हमने देखा जन्म दर के बारे में देखा, नेटिलिटी, मोर्टिलिटी एंड पॉपुलेशन डिस्पर्सल्स देखा। आज जो देख रहे हैं वो पॉपुलेशन प्रोपोगेशन, समष्टि प्रसार। जातियां एक स्थान से दूसरे स्थान पर किस तरह से प्रवासित हो गई या अपने स्थान को छोड़कर किसी कारणवश चली गई, उसके बारे में हमें जानकारी प्राप्त करनी है। और इनकी जो साइज है, ठीक है ना, रेगुलेशंस ऑफ पॉपुलेशन साइज, ठीक है, जो जीव संख्या थी उनके आकार। मतलब आज के हमारे पास दो फैक्टर्स हैं, एक तो है हमारा पॉपुलेशन प्रोपोगेशन, और नेक्स्ट हमें जो देखना है वो देखना है रेगुलेशंस ऑफ पॉपुलेशन साइज। ठीक है, जो हमारी जीव संख्या है उसके आकार को हमें देखना है। ठीक है, जीव संख्या या समष्टि आकार का नियमन। तो आज हमें इस पॉपुलेशन इकोलॉजी के तहत हमारा मेन जो एजेंडा चल रहा है वो क्या चल रहा है? पॉपुलेशन डेंसिटी, और इसमें प्रभावित करने वाले जो कारक हैं, हमने पार्ट अलग अलग में एक एक कारक को समझाया है। ठीक है, तो उसमें आज हम दो कारक को देख रहे हैं। एक तो हमने आज का जो कारक देखा है वो पॉपुलेशन प्रोपोगेशन, पॉपुलेशन का प्रसार किस प्रकार से हो गया, और दूसरा उसके आकार, ठीक है ना, जीव संख्या या समष्टि का आकार का नियमन किस प्रकार से हुआ। मतलब हम देखेंगे कि जो जीव आकार में छोटे हैं उनकी संख्या भी आकार में ज्यादा होती है, पर जो जीव आकार में बड़े उनकी संख्या भी कम होती है, क्योंकि प्रकृति का नियम है। ठीक है ना, जो ज्यादा बड़ा जीव होगा उसे खाने के लिए ज्यादा मात्रा चाहिए,
और जो ज़्यादा छोटा जीव होगा उसके खाने के लिए कम मात्रा चाहिए, उसके आकार, रहने, आवास सभी के लिए उसको कम मात्रा में उसको क्षेत्र चाहिए। तो उसी को हमने, ये जो हमारा पॉपुलेशन इकोलॉजी है पारिस्थितिकी, ठीक है ना, हमने देखा पॉपुलेशन जो जीव संख्या समष्टि पारिस्थितिकी, उसके अंतर्गत हमने कौन कौन से प्रभावित करने वाले कारक जो देखे थे। तो आज का हमारा जो मेन एजेंडा है वो है पॉपुलेशन प्रोपोगेशन एंड रेगुलेशन ऑफ पॉपुलेशन साइज। इन दोनों के बारे में हमें आज पढ़ना है, जिस पर हम चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले आज का हमारा जो एजेंडा शुरू हुआ है उसमें सबसे पहले हमें देखना है हमारा इंट्रोडक्शन, परिचय के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। और परिचय हमारा सभी पॉपुलेशन इकोलॉजी के तहत एक जैसा है। आइए हम हमारी पीपीटी की स्लाइड पर चलते हैं और देखते हैं कि पॉपुलेशन इकोलॉजी में प्रभावित करने वाले जो कारक थे उसमें आज जो नया कारक है वो किस प्रकार से हैं। आइए, हाँ, पॉपुलेशन डेंसिटी एंड इंक्रीज डिपेंड अपॉन टू नंबर ऑफ इंडिविजुअल एड टू द पॉपुलेशन एंड द नंबर ऑफ लिविंग ऑफ राइट, ठीक है ना। तो यहां पर जो जीव संख्या का घनत्व है बढ़ती जीव संख्या में जीवों के बढ़ने एवं घटने पर निर्भर करता है। और हम कह सकते हैं कि जो नेटिलिटी मोर्टिलिटी, जन्म दर और मृत्यु दर के बीच का जो अंतर था हमारा, इमाइग्रेशन और एमाइग्रेशन, ठीक है ना। इमाइग्रेशन अप्रवासन या उत्प्रवासन के बीच में जो संतुलन था, बैलेंसिंग का जो काम किया है, उसके बारे में हमें जानकारी प्राप्त करनी है। आज हम ई माइग्रेशन क्या होता है, ए माइग्रेशन क्या है, उसके सामान्य लक्षण क्या हैं, क्या विशेष लक्षण से, उसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे, ठीक है। आइए हम देखें नेक्स्ट हमारा पॉपुलेशन प्रोपोगेशन, जीव संख्या प्रसार या समष्टि प्रसार क्या होता है, ठीक है ना। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स to one time and another in their life process mobility, ठीक है ना। तो हमें सबसे पहले यहाँ पर जो देखना है, जो हमारे यहाँ पर जो कार्य कर रहे हैं जीव संख्या प्रसार के लिए हम बात करें, यहाँ पर बायोटिक और एबायोटिक जो कंपोनेंट है, ठीक है, हमारे वो किस प्रकार के रूप में यहाँ पर जीव संख्या प्रसार की हमको आवश्यकता पड़ी, ठीक है। तो सबसे पहले हमें ये जो डिस्पर्सल था वो किस प्रकार से हुआ, इसके लिए कौन से 3 टाइप्स हैं, उसके बारे में भी हमें जानकारी प्राप्त करनी है। तो सबसे पहले हम देखें कि भोजन की कमी हुई, ठीक है, अत्यधिक जीव संख्या घनत्व, ठीक है, बाढ़, सूखा, वातावरण कारक, उसके बाद हम यहाँ देखें क्षेत्रीय, है ना, स्थानीय और परिवर्तन तथा प्रजनन में वंशानुगत लक्षण का आदान प्रदान आदि कारणों पर जीव संख्या का प्रसार हुआ, ठीक है ना। यहाँ पर बहुत सारी चीजें आई है, जैसे हम देखें यहाँ पर हमें प्रसार के लिए बात करनी है पॉपुलेशन प्रोपोगेशन, नेक्स्ट हमें देखना है पॉपुलेशन प्रोपोगेशन, समष्टि प्रसार। अब यहां पर हमें जो बात कर रहे हैं अब हम यहाँ पर क्या है, समष्टि प्रसार को हम 2 भागों में देखें। एक हमारे पास है बायोटिक फैक्टर्स है और दूसरे हमारे पास एबायोटिक फैक्टर्स है, ठीक है ना। बायोटिक और एबायोटिक की बात करें, यहाँ पर हमारे पास कौन है, लिविंग, और यहाँ पर हमारे पास कौन है, नॉन लिविंग। हमारी जो उत्पत्ति माने इससे हमारी इसकी उत्पत्ति हुई है, पर प्रकृति में एक दूसरे का संतुलन बनाए रखना अति आवश्यक है। नॉन लिविंग की बात करें, जो निर्जीव हैं, जैसे कि हम बात करें जो भौतिक कारक है हमारे,
फिजिकल फैक्टर्स की बात करें या भौतिक जो कारक हैं, जैसे बात करें कि बहुत सारे, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर कुछ डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशंस कर रहे हैं, वो हमारा बायोटिक और एबायोटिक को किस प्रकार से इस सम्मिश्र प्रसार को यहाँ पर महत्व देता है। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए हम यहाँ कुछ तो यहां पर हमने कुछ जैसे बात कर रहे हैं नॉर्मली हम, तो यहां पर हमने क्या किया, एज ए लिविंग एज ए नॉन लिविंग। तो नॉन लिविंग में हमारे पास कौन कौन से कंपोनेंट आ गए, जैसे हमारे पास ग्लेशियर्स हैं, ठीक है, बर्फीले पहाड़ हैं, बादल हैं, पानी है, हवा है, तापमान जो होता है सनलाइट है, प्रकाश की मात्रा है, फ्रेश वाटर है हमारे पास, नॉर्मल जो टेरिस्टल हमारे पास है, ठीक है ना, जैसे स्थलीय भाग हमारे पास है, रेगिस्तान है, पत्थर है, रेत है। तो ये सब क्या है हमारे पास, ये सब क्या है अजैविक घटक जो कंपोनेंट है हमारे पास, या हम इसको घटक सॉरी यहाँ पर हम इसको फैक्टर्स की जगह कंपोनेंट लिख सकते हैं। ठीक है ना, तो ये हमारे कौन है, नॉन लिविंग है, और ये कौन है, हमारा लिविंग है। इन दोनों का बीच का जो रिलेशन है वो जरूरी है, क्योंकि इन्हें पानी की आवश्यकता यहाँ से मिलेगी, इन्हें हवा की मात्रा हमें यहाँ से मिलेगी, इनको तापमान यहाँ से मिलेगा, तब जाकर, जबकि हम यहाँ पर सोचे कि ये इनके बिना जिंदा रह सकते हैं तो ये असंभव है, या ये इनके बिना जिंदा रह सकते हैं तो ये असंभव है। प्रकृति का जो ईश्वर ने बनाया है प्रकृति को, वो इन दोनों के रिलेशन के बीच बनाया है, मतलब इनको इनकी आवश्यकता है और इनको इनकी आवश्यकता है, इनके बिना ये संभव नहीं हो सकता। तो यहाँ पर हम जो बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट देख रहे हैं, दोनों का किसी न किसी रूप में हमें इनकी आवश्यकता पड़ती है। तो अभी तक हमने हमें जो पॉपुलेशन प्रोपगेशंस में देखा फर्स्ट, अब इसके आधार पर इसे 3 भागों में बांटा हुआ है। पहला हमें देखना है कौन कौन सा प्रकार बांट रखे हैं, तो हमें सबसे पहले तो देखना है हमें इमाइग्रेशन, माइग्रेशन, और अंतिम में हमें देखना है माइग्रेशन। ठीक है, ये जो वर्ड है माइग्रेशन, माइग्रेट शब्द से बना हुआ है। कोहन नाम के साइंटिस्ट ने 1941 में, ठीक है ना, इसको बताया कि माइग्रेट का मतलब होता है वन प्लेस टू अनदर प्लेस, मतलब स्थान परिवर्तन। माइग्रेट एक ग्रीक वर्ड है और इसका जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है स्थान परिवर्तन। और बताने वाले व्यक्ति कौन थे, कोहेन। उन्होंने 2 परिभाषा दी, इमाइग्रेशन और इमीमाइग्रेशन, ठीक है ना। तो हम बात कर सकते हैं कि अपने होम रेंज से, मतलब हम एक छोटा सा यहाँ पर एग्जाम्पल आपको समझाने के लिए बात करें।
जैसे कि हम देखते हैं यहाँ पर, ठीक है ना, ये कौन है, श्री क्रीम, ठीक है ना, ये कौन है, आइसक्रीम, ठीक है ना। अब व्यक्ति क्या होगा, अपने घर पे होगा, तो अपने घर से कहां पर आइसक्रीम खाने के लिए जाना है उसे, तो वो कहां जाएगा, यहां पर जाएगा। या फिर तो यहां पर क्या हो गया, फीडिंग एंड ब्रीडिंग, ठीक है। तो यहां पर क्या हो रहा है, इस प्रकार की जो प्रक्रिया है, अपने घर से फीडिंग और ब्रीडिंग के लिए वो जाता है, तो उसे हम बोलते हैं इमाइग्रेशन, ठीक है, जिसको हम हिंदी में बोल सकते हैं उत्प्रवासन। और अपने घर से जब वो खाकर वापस अपने कहां आ रहा है, अपने घर की ओर आ रहा है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, इमाइग्रेशन, ठीक है, अप्रवासन। इन दोनों की प्रक्रिया है, ये क्या कहलाती है, ये प्रवासन। हम जब देख रहे हैं पॉपुलेशन इकोलॉजी में, तब हमें ये क्या करना है कि जब पॉपुलेशन इकोलॉजी के लिए हम बात करेंगे, तो माइग्रेशन किसी भी जीव जो जाति हैं, जंतु हैं, वो किसी में भी हो सकता है ना। ऐसा नहीं है पर्टिकुलर ये लिविंग है या नॉन लिविंग है, किसी न किसी रूप में। जैसे हम पृथ्वी में देखें, तो हमारी पृथ्वी आज से करोड़ों वर्ष पूर्व हम बात करें हमारी पृथ्वी के बारे में, तो इस प्रकार का एक इस पर स्थलाकृति थी, और इस स्थलाकृति के चारों ओर क्या था, पानी था। ये एक ही भूभाग था। पृथ्वी पर एक तिहाई मतलब एक हिस्से का मतलब एक हिस्सा स्थलाकृति है, हमारा भूभाग है, बाकी पूरा पानी है। इसमें माइग्रेशन हुए और संपूर्ण विश्व का निर्माण हुआ। वो किस प्रकार से, जैसे बाढ़, चक्रवात, ठीक है ना, ऐसी आपदाओं के कारण, प्राकृतिक आपदाओं के कारण इसके भाग बंटने लगे, छोटे छोटे भाग बंटने लगे, और जिस स्थान पर ये जाकर बंट गया, वहां पर अलग अलग स्थान बंट गए। तो इस प्रकार से हमारी पृथ्वी पर जो संपूर्ण आप देख रहे हैं, वो इस प्रकार से, तो यह भी एक माइग्रेशन का प्रकार है, ठीक है ना। तो हमें कहां पर, हमने बायोटिक कंपोनेंट और एबायोटिक कंपोनेंट के अंतर्गत हमें समष्टि प्रसार को देखा। अब इसको हमें प्रकार के बारे में देखना है, तो इमाइग्रेशन, इमाइग्रेशंस और माइग्रेशंस के बारे में हमें जानकारी प्राप्त करनी है, ठीक है। तो इतना समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ पॉपुलेशन प्रोपोगेशंस। तो हमें माइग्रेशंस के तीनों प्रकार देखते हैं, और इनको प्रभावित करने वाले या इनके विशेष से जो इनके लक्षण हैं, वो किस प्रकार से, उनके बारे में जानकारी प्राप्त करनी है। तो नेक्स्ट हमारे पास आएगा हमारा टाइप्स ऑफ पॉपुलेशन प्रोपोगेशन। समष्टि प्रसार के प्रकार। एमाइग्रेशन देखना है, सबसे पहले हमें देखना है हमारा, हम तीनों के नाम लिख देते हैं यहाँ पर, एमाइग्रेशन, इमाइग्रेशन और हम ऐसा भी कर सकते हैं जैसे माइग्रेशन, ठीक है। उत्प्रवासन, अप्रवासन और प्रवासन, ठीक है। ये हमारा एक फॉर्मूला बन गया। अब इन तीनों के बारे में हमें इनकी परिभाषाएं देखनी है और इनके सामान्य लक्षण जो हैं विशेष रूप से, उनके बारे में हमें जानकारी प्राप्त करनी है। आइए हम हमारी पीपीटी की स्लाइड पर देखें। जैविक और अजैविक कंपोनेंट हमने पहले ही देख लिया। मुख्य रूप से भोजन की कमी, अत्यधिक जीव संख्या, बाढ़, सूखा, वातावरण की कारक जैसे ताप, प्रकाश, वायु का वेग।
क्षेत्रीय व स्थानीय परिवर्तन अथवा प्रजनन एवं वंशानुगत लक्षणों के आदान प्रदान आदि के कारण से जीव संख्या प्रसार होता है। यह हमने एक चित्र के माध्यम से आपको समझाया है। नेक्स्ट हमें देखना है इमाइग्रेशन और एमाइग्रेशन। ये दोनों डिपेंड करता है पॉपुलेशन की साइज पर, और इसमें कौन से फैक्टर्स हैं? मोर्टिलिटी, ठीक है, और नेटिलिटी, जन्म दर और मृत्यु दर भी यहाँ पर प्रभावित कर रही है। तो इस हमने जो फ्लो चार्ट लिया है यहाँ पर, उसके बारे में भी हम देख सकते हैं कि किस प्रकार से हमने यहाँ पर इन्हें बताया है, ठीक है। जन्म दर ज़्यादा है तुलनाएं मृत्यु दर के, इसलिए जहां नेटिलिटी हमारी है वहां प्लस का निशान है, और जहां कम है मोर्टिलिटी वहां पर माइनस का निशान है, ठीक है। इमिग्रेशन ज़्यादा करते हैं तुलनाएं एमिग्रेशन के, अपना घर कम छोड़कर जाते हैं तुलनाएं अपने घर पर आने की चक्कर, ठीक है। ये सब डिपेंड करता है हमारी पॉपुलेशन साइज पर। नेक्स्ट देखना है हमें, ठीक है। सबसे पहले हमें एमिग्रेशन देखना है। उत्प्रवासन या बहिर्प्रवासन क्या होता है? जो हमारी समष्टि में अधिक उत्पादन गति या वृद्धि दर के कारण विभिन्न आवश्यकताओं के लिए अंतरजातीय स्पर्धा की स्थिति हो जाती है, तब उत्प्रवासन आवश्यक होता है। मतलब एक ही जाति में, जैसे कि माना कि एक घर में रहने वाले संख्या, ठीक है ना। हमें इमिग्रेशन का एग्जाम्पल बात करें तो इमिग्रेशन में एग्जाम्पल में हम बात करें कि एक घर है, इस घर में रहने वाले संख्याओं की संख्या 4, और यहां पर ये चारों आराम से रह रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, रहने के लिए इन्हें बराबर जो सुविधा है वो मिल रही है। पर यहां पर आठ हो जाए तो क्या करेंगे? रह 4 सकते हैं पर संख्या 8 हो जाती है तो क्या करेंगे? तो उस स्थिति में इन्हें घर छोड़कर जाना पड़ेगा, और इनमें ये कैंडिडेट अपने घर को छोड़कर दूसरी जगह प्रस्थान कर लेंगे। तो इस प्रकार का जो होता है उसे हम इमिग्रेशन करते हैं। मतलब एक ही जाति, अंतरजाति जो है हमारी, उनके बीच में जो भोजन के लिए, प्रजनन के लिए या अपनी दैनिक जो आवश्यकता है उसके लिए स्पर्धा होने लगे, तो वो अपने क्षेत्र को छोड़कर दूसरे और निवास कर अपना नया स्थान बनाते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? इमिग्रेशन कहते हैं। आइए और देखें हम यहाँ। हाँ, तो हम देख रहे थे यहाँ पर जो हमारा इमिग्रेशन से, उसमें क्या होती है कि जो स्पर्धा है, स्थिति से बचने के लिए कुछ सदस्य मूल स्थान को छोड़कर नए स्थान पर जाकर अपनी नई बस्ती बनाकर रहने लगते हैं, जिसको हमने एक चित्र के माध्यम से समझाया है, आपको छोटा सा एग्जाम्पल लिया है। तो इस प्रकार का जो एग्जाम्पल हम यहाँ ले रहे हैं उसको हम बहिर्प्रवासन या एमिग्रेशन के नाम से हम जान सकते हैं। उसके क्या क्या लक्षण है उसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। आइए, ठीक है। सबसे पहले हम बात करें उत्प्रवासन में जो अनुकूलन क्रिया है, जिसके माध्यम से विपरीत परिस्थितियों में भी जीवन रक्षा एवं प्रजाति की वंशावली सुरक्षित रहती है। पहला, हमें जो इमिग्रेशन जो हमने देखा, अडैप्टेशन इन मैकेनिज्म, जो हमारा सर्वाइवल एंड स्पीसीज जो हमारी है पर्टिकुलर, ठीक है, हमें उस पर देखना है कि वो किस अनुकूलन परिस्थिति में रह रही है और वो वहां रह सकती है या नहीं रह सकती है, उसके बारे में। नेक्स्ट हमें बात करनी है, अधिकांश जितने भी हमारे वर्टिब्रेट्स एनिमल्स हैं, ठीक है, जंतुओं में पुराने एवं वृद्ध सदस्य अपने मूल स्थान पर बने रहते हैं और नए एवं युवा पीढ़ी का उत्प्रवासन नई बस्ती की ओर होता है। जैसे हम देखें कि हम फॉर एग्जाम्पल देखें कि एक एग्जाम्पल देख रहे हैं कि हमारे घर में जो बुजुर्ग हैं, ठीक है, बुजुर्ग की बात करें तो जो हमारे यहाँ पर जैसे हमारा एक घर है और घर के अंदर हम यहाँ देखें कि हमारे जो बुजुर्ग व्यक्ति है वो उसी घर में रहते हैं, पर आने वाली जो नई पीढ़ी है वो अपना दूसरा घर बना सकती है और वहां पर जाकर वो रहने ले सकती है, ठीक है। जैसे एक माता पिता के 4 सपुत्र हैं और 4 सपुत्र में से 2 सपुत्र इस घर में रहते हैं और 2 सपुत्र इस घर में रहते हैं। मतलब घर तो एक ही था पहले माता पिता के द्वारा, मतलब ये हमारे माता पिता और इनके द्वारा 4 सपुत्र, इन 4 सपुत्रों की शादी हो गई तो 4 से ये 8 हो गए, इनमें बंटवारा हो गया तो इन्होंने 2 घर बना लिए, पर माता पिता तो अपने स्थान पर ही है, ठीक है। तो इस प्रकार का जो हम देख रहे हैं ये सभी जंतुओं में देखा जा सकता है। वृद्ध अपना स्थान नहीं छोड़ता है तुलनाएं आपके युवक वयस्क अवस्था के, वयस्क अपना छोड़कर नए घर को बना सकता है, ठीक है। ये उत्प्रवासन के जो लक्षण है कुछ
ठीक है। प्राकृतिक रूप से उत्प्रवासन जो हमारा एमिग्रेशन से की प्रक्रिया, जैसे खरगोश, बर्फीले भालू, भूखे गिलहरी, ध्रुवीय लोमड़ी जो होती है, हमारा पोलर फॉक्स है, उसके अतिरिक्त मानव की कुछ मुख्य रूप से देखी जा सकती है। और इन वर्टिब्रेट्स में हम देखें तो ये सबसे अच्छा उदाहरण हमारा जो टिड्डी है उसका, जिसको हम लॉस्टॉक बोलते हैं, और ये विशेष रूप से हमारे यहाँ पर इसका एग्जाम्पल है। किसका एग्जाम्पल है? ये हमारा एमिग्रेशन का एग्जाम्पल है। ठीक है, नेक्स्ट हमें देखना है, जैसे हमने यहाँ पर एमिग्रेशन देखा है, यहाँ पर पॉपुलेशन फर्स्ट में हम देखें तो यहाँ पर कुछ गूज की बात करते हैं हम लोग, जो बतख है हमारी ग्रे कलर की और कुछ व्हाइट है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं ग्रे इधर भी है और ग्रे उधर भी है, पर यहाँ पर व्हाइट की जो संख्या है वो कम है, तो वो यहाँ से अपने स्थान से छोड़कर दूसरी ओर जा रही है। वो किसके लिए जा रही है? भोजन और दूसरी चीज के लिए, जबकि पहले वो अपने घर पर ही है। तो इस प्रकार की जो आप कंडीशन यहाँ पर देख रहे हैं, ठीक है, तो इस कंडीशन को आप देखें जो, तो ये वाला तो आपका इमिग्रेशन है और नेक्स्ट आपका एमिग्रेशन हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट हम देखेंगे हमारा एमिग्रेशन के लिए। ठीक है, एमिग्रेशन हमने देख लिया, इमिग्रेशन के लिए हम देखेंगे अप्रवासन के लिए हमें देखना है। यह उत्प्रवासन का ठीक विपरीत होता है। ठीक है, अपोजिट है, अर्थात जब किसी अन्य जगह वे विस्थापित जंतु किसी मूल समष्टि में सम्मिलित होकर वहां से स्थायी सदस्य बन जाते हैं, तब उन्हें अप्रवासी या इस प्रकार की प्रक्रिया अप्रवासन कहलाती है। उसके कुछ विशेष लक्षण है, उसके बारे में देखना है। यह सदस्य, ठीक है, अतिरिक्त भार डालकर मूल समष्टि में संसाधनों का अभाव और स्पर्धा उत्पन्न कर सकते हैं। ठीक है, मतलब नया आने वाला जो प्राणी है वो हो सकता है शारीरिक रूप से बलवान हो, तो वहां पर रहने वाली जनसंख्या पर अपना प्रभाव दर्शा सकता है। ठीक है, साथ ही वहां पर जन्म दर और मृत्यु दर भी प्रभावित हो सकती है, क्योंकि उसमें नए लक्षण परिवर्तन होंगे, नई जाति आई है। तो साथ ही इसमें बता रखा है कि कभी कभी दबाव के कारण उस जाति जो वहां रह रही उसे छोड़ना पड़ सकता है, और यह बायोटिक और एबायोटिक का जो कारण है उसके कारण भी वही हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट हमें देखना है माइग्रेशन। जैसे यहाँ पर आप देखें जन्म दर और मृत्यु दर की बात करें, ई माइग्रेशन में एक कपल है, उसके माध्यम से उत्पन्न संतति की संख्या। ठीक है, अब ये कपल में आप देखें बीच का जो पोर्शन आप देख रहे हैं, जिसमें कम से कम यहाँ पर जो चिड़ियाओं की संख्या है वो 8, बर्थ हुई, एक चिड़िया से 2 अंडे हुए। अब यहाँ पर क्या हुआ? डेथ रेट, एक चील अपने भोजन के लिए खा रहा है और वहां से जो उस चील से नहीं लड़ सकता वो वहां से अपने घर को छोड़कर भाग गया है। ठीक है, उसे अपना नया घर बना लिया। तो इस प्रकार की प्रक्रिया इमिग्रेशन और अपना नया घर बनाने के लिए इमिग्रेशन को बता रखा है। नेक्स्ट देखना है माइग्रेशन। प्रवास के लिए अनेक जीव जातियां कुछ निश्चित समय पर प्रत्येक वर्ष संपूर्ण समष्टि एक साथ मूल स्थान में किसी अन्य स्थान के लिए चली जाती है। जैसे हम देखें कि फ्लैमिंगो की बात करें, हम भारत में रहने वाले ऐसे बहुत सारे जीव हैं। हमने एक पक्षी का उदाहरण लिया है हंसावार का। कच्छ उसका क्षेत्र है, पर भोजन की कमी होने पर या पानी की मात्रा अधिक होने पर वो वहां से छोड़कर दक्षिण की ओर प्रवास करता है, राजस्थान की ओर आता है और मीठे पानी की झीलों पर अपना निवास करता है। कुछ समय रहने के पश्चात सर्दियों में ये आते हैं और जैसे ही गर्मी और बारिश जैसी ऋतुएं प्रारंभ होती हैं तो ये अपने घर की ओर वापस लौट जाते हैं। तो इस प्रकार पर एक नहीं झुंड के झुंड इन पर पूरा संपूर्ण रूप से यहाँ पर गमन करता है। ठीक है, तो इस प्रकार का बड़ा एक भाग प्रक्रिया में अपनाता है और इस प्रकार स्थान परिवर्तन की प्रक्रिया क्या कहलाती है? आपकी माइग्रेशन कहलाती है। आइए नेक्स्ट देखना है हमें इनके लक्षण क्या क्या है। उत्प्रवासन और अप्रवासन की तुलना में हम प्रवास में विशेष अंतर यह है कि पहली दोनों प्रक्रियाओं में समष्टि स्थायी रूप से मूल निवास से सदैव के लिए स्थापित हो जाती है, परंतु प्रवास एक स्थायी अस्थायी प्रक्रिया है जिसमें एक निश्चित उद्देश्य की पूर्ति के उपरांत प्रवासी वापस पुनः मूल स्थान पर आ जाते हैं। मतलब एक बार अपना घर छोड़कर वो कहां पर गए? दूसरी जगह गए और दूसरे से अपने। यहाँ पर बहुत सारे एग्जाम्पल बता रखा है, जैसे साइबेरियंस जो पक्षी हैं वो अपने शीत ऋतु में प्रारंभ होकर घना पक्षी विहार भरतपुर जो पक्षियों की स्वर्ग भूमि कहा जाता है, बटकल झील फरीदाबाद हरियाणा में है, वहां पर आते हैं, अपना अस्थायी रूप से वो निवास करते हैं और ग्रीष्म ऋतु के आगमन की बेला में वो वापस अपने साइबेरिया चले जाते हैं। तो इस प्रकार के बहुत सारे एग्जाम्पल्स है। यूरोपियन इल्स हैं,
हम देखते हैं कि वो फ्रेश वाटर टू मैराइन वाटर टू फ्रेश वाटर, इनवर्टिब्रेट्स अकशेरुकी प्राणी है, कशेरुकी प्राणी है। इस प्रकार के हमारे पास बहुत सारे एग्जाम्पल्स यहाँ पर हैं। ठीक है, ऋतु परिवर्तन में हम देखें यहाँ पर अस्थायी विभिन्न प्रकार की परिस्थितियों को निपटने के लिए पक्षी अपने स्थान को छोड़ते हैं और वापस अपने घर आ जाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने बहुत सारे यहाँ पर देखे। ठीक है, अब हमें जो देखना है नेक्स्ट, देखिए आप, हमने माइग्रेशंस के लिए जैसे माउंटेन रेंज है, कुछ डियर यहाँ से ईस्टर डियर वेस्टर्न डियर की ओर मूव कर रहे हैं, हो सकता है पॉपुलेशन पार्ट में कुछ इधर आया कुछ। अब उनमें होने वाली जो ब्रीड है, ठीक है, जो माइग्रेशंस की बात करें, ये लंबा एरिया होता है, जैसे माउंटेन रेंज को पार करके इधर आना और इधर से उधर जाना, तो ये क्या है, एक तरह का माइग्रेशन है। ठीक है, नेक्स्ट हमें बात करनी है रेगुलेशंस ऑफ पॉपुलेशन साइज, जनसंख्या या समष्टि आकार का नियमन। ठीक है, तो हमें इसमें क्या क्या देखना है, इसमें दो प्रकार के होते हैं। जीव संख्या में एक्सटेंसिव पॉपुलेशन डेंसिटी इंडिपेंडेंट फैक्टर्स या इंट्रिंसिक और पॉपुलेशन डिपेंडेंट फैक्टर। ठीक है, नेक्स्ट हमें क्या बात करनी है, हमारा पॉपुलेशन, जो हमारा रेगुलेशंस ऑफ रेगुलेशन साइज। ठीक है ना, क्या क्या साइज है हमारे लिए, उसके बारे में हमें चर्चा करनी है। ठीक है ना, आकार नियमन के बारे में देखना है, कौन से जीव किस प्रकार से। ठीक है, नेक्स्ट हमें देखना है रेगुलेशन ऑफ पॉपुलेशन साइज। ठीक है, समष्टि का आकार नियमन, इसके बारे में हमें जानकारी प्राप्त करनी है। आइए हम देखें, सभी जीव जंतु निरंतर संख्या वृद्धि का स्वाभाविक गुण दर्शाते हैं, परंतु यह संख्या बढ़ोतरी अनिश्चित व असीमित नहीं है। प्रत्येक जीव संख्या सहवन क्षमता तक ही बढ़ोतरी कर सकती है, अतः सहवन क्षमता स्तर रेखा छूने की उपरांत जीव संख्या घनत्व इस रेखा के आसपास ऊपर नीचे दोलन कर सकती है, परंतु अधिक वृद्धि की निरंतरता समाप्त हो जाती है। यही प्राकृतिक प्रक्रिया जीव संख्या की स्थिरता प्रदान करती है। जीव संख्या स्थिरीकरण या स्वतः जीव संख्या आकार नियंत्रण की यह प्रक्रिया पारिस्थितिक वैज्ञानिकों के लिए एक महत्व रखती है। स्वतः नियमन की प्रक्रिया अनेक रूपों में देखने को मिलती है। कुछ जंतु प्रजातियों में अति जीवन संख्या की स्थिति में प्रजनन प्रक्रिया स्वतः स्थगित अथवा टल जाती है और कुछ अन्य में आत्मघाती प्रवृत्तियां पनपने लगती है। इस प्रकार जीव संख्या वृद्धि को स्थिरता प्रदान की जाती है। ठीक है, इसको हमने दो श्रेणियों में बांटा है। पहली श्रेणी देखें, मतलब इसके कहने का मतलब हम ये कह सकते हैं कि हम फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक इकोलॉजी हम जैसे देख रहे हैं, तो हम किसी भी एक परिस्थिति को ले सकते हैं। जैसे हमारे पास मैराइन इकोलॉजी है या टेरेस्ट्रियल इकोलॉजी है, ठीक है ना। तो स्थलीय पारिस्थितिकी या समुद्री पारिस्थितिकी की बात करें तो यहाँ पर साइज देखनी है। जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करें, जीव कोई सा भी हो सकता है, कशेरुकी हो सकता है या अकशेरुकी हो सकता है। हम समुद्र की बात करें तो यहाँ पर हम जो देख रहे हैं, यहाँ पर दो जीव लेते हैं हम, ठीक है। एक तो हम ले रहे हैं प्लैंक्टॉन्स और दूसरा अर्थात जो बड़ा है वो है हमारा व्हेल। अब यहाँ पर हमने देखा है कि यहाँ पर हमने दो जीव लिए हैं, एक जीव हमारा व्हेल है और दूसरा जीव हमारा प्लैंक्टन है।
ये एक दिन में अथार्थ संख्या में अपनी संतति को बनाए रखने के लिए बच्चों को जन्म देते हैं, पर ये अधिक समय के उपरांत एक ही बच्चे को जन्म देता है। ऐसा क्या कारण है? क्योंकि इसका आकार, इतने बड़े बड़े जीव समुद्र में आ जाएंगे तो समुद्र का पानी तो खत्म हो जाएगा, और यही बड़े बड़े जीव, और ये संख्या एक दिन में इतनी आती है, ये एक समय में 1 लाख से भी ऊपर प्लैंक्टन्स को बॉलस बनाकर अपने अंदर ले लेते हैं। मतलब 1 लाख तो संख्या बहुत कम होगी, हजारों करोड़ों की तादाद में अपने को अंदर, मतलब एक से इतनी संतति है तो नंबर ऑफ मैनी, यहाँ पर तो बहुत सारे प्लैंक्टन से कितना रिप्रोडक्शन करते होंगे। तो इनकी संतति या इन दोनों के बीच में, इस समुद्र के बीच में बैलेंस बनाने के लिए, ठीक है, इस प्रकार की प्रक्रियाएं यहाँ पर की जाती है। ठीक है, तो ये हमने एग्जाम्पल लिया था किसका? रेगुलेशंस ऑफ साइज, ठीक है ना, किसका? पॉपुलेशन साइज के लिए समष्टि का आकार नियमन किस प्रकार से हो सकता है। अब यहाँ पर 2 प्रकार के हैं, एक तो एक्सटेंसिन है जो कि इंटरडिपेंडेंट फैक्टर्स पर काम करती है, और दूसरा है इंट्रिंसिक है जो कि डिपेंडेंट फैक्टर्स पर काम करती है। दोनों फैक्टर्स को हम बात करें यहाँ पर। आइए, बाह्य अर्थात जीव संख्या घनत्व को स्वतंत्र कारक कौन से हैं, और आंतरिक अर्थात जीव संख्या घनत्व पर निर्भर कारक कौन कौन से हैं। सबसे पहले हम देखें, ये दोनों फैक्टर्स के बारे में देखना है हमें। पहले फैक्टर्स की बात करें हम, एक्सटेंसिव, सिक और पॉपुलेशन डेंसिटी इंटरडिपेंडेंट फैक्टर। और नेक्स्ट देखना है इंट्रिंसिक और पॉपुलेशन डेंसिटी डिपेंडेंट फैक्टर। अब इसमें क्या और इसमें क्या, इसके बारे में हम देखें, हमारी पीपीटी की स्लाइड पर एक बार आइए। इन दोनों में कौन कौन से कैरेक्टर्स होते हैं तो उसके बारे में देखना है हमें। सबसे पहले हम बात करें, जैसे जीव संख्या, यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल ले रखे हैं हमने आकार के लिए, जैसे एक क्रोकोडाइल है, उसके बाद यहाँ पर जो इंसेक्ट्स हैं उनके लार्वा हैं, फ्रॉग हैं तो उनके जो बेबी हैं वो क्या होंगे, टैडपोल्स जो हैं वो किस प्रकार से हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम बाह्य कारक देखें। इस समूह के कारक जीव संख्या घनत्व को प्रभावित नहीं करते हैं। अन्य शब्दों में बाह्य कारक स्वतः ही जीव संख्या घटाने का काम करते हैं। यह प्रक्रिया जीव संख्या घनत्व पर कोई महत्व नहीं है। जैसे भोजन, आवास, ताप, जलवायु आदि वातावरण कारक सभी विनाशकारी विपरीत प्रभावों के रूप में छोटी अथवा बड़ी जीव संख्या में समान रूप से मृत्यु दर बढ़ाकर जीव संख्या वृद्धि रोक सकते हैं, ठीक है ना। अब इसमें क्या उतार चढ़ाव हो सकते हैं, नकारात्मक धनात्मक हो सकते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव है, सहवन क्षमताधारी अलग हैं, अल्प और अति जनसंख्या एवं नकारात्मक प्रभाव की संख्या भी है। तो उसके लिए हम यहाँ पर देख सकते हैं। जबकि आंतरिक कारक में हमें इंट्रा स्पेसिफिक या इंटर स्पेसिफिक इंट्रा एक्शन फैक्टर्स जो हमारी है अंतर्जातीय अंतर्जातीय अनुक्रिया कारक वास्तव में किसी भी प्रजाति के विभिन्न सदस्य जीव संख्या के दबाव के कारण विभिन्न साधनों के लिए एक दूसरे में स्पर्धा संघर्ष करते हैं, और यही स्पर्धा अनुक्रिया क्या कहलाती है, जीव संख्या नियंत्रण कारक कहलाती है, ठीक है। तो ये हमने आज 2 फैक्टर्स पढ़े हैं, ठीक है। इन दोनों फैक्टर्स में पहला फैक्टर्स हमने क्या देखा, पॉपुलेशन हमारा जो प्रोपोगेशन था, समष्टि प्रसार, और दूसरा था रेगुलेशन ऑफ पॉपुलेशन साइज। इन दोनों के बारे में हमें देखना था, और हमने ये देखा है ये किसका है, फैक्टर अफेक्टिंग से पॉपुलेशन। इकोलॉजी में पॉपुलेशन डेंसिटी के बारे में हमने देखा है। अंतिम में हम क्या देखेंगे, रेफरेंसेस के बारे में देखेंगे। आइए, एनिमल इकोलॉजी एंड बायोस्टैटिक्स, जिनके लेखक है पारिक भट्टमेवाड़ा जी एंड रावत जी, जो कि अलका पब्लिकेशन से लिया गया है। इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट बायोलॉजी, डॉक्टर अरविंद भाटिया एंड डॉक्टर कुलवंत सिंह कोहली, डॉक्टर आरबीडी पब्लिकेशन से लिया गया है। इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट, जिनके लेखक है पीडी शर्मा, रस्तोगी पब्लिकेशन से लिया गया है। एंड कंसेप्ट ऑफ इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंटल इकोलॉजी, जिनके लेखक है एन अरुमंगम, सारस पब्लिकेशन से लिया गया है। एंड फंडामेंटल एंड इकोलॉजी, ठीक है, ईपी ऑडम लेखक है इनके, और जिनके पब्लिशर्स है बुक एंड क्लॉक, ठीक है। धन्यवाद, और अधिक जानकारी के लिए
इससे संपर्क करें आप। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है और ये हमारा ईमेल एड्रेस है। धन्यवाद।